एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये हमारी पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है उसी चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये चारों आते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि कंपार्टमेंट यहाँ तक लाइजेशन मतलब कि कंपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं विथ अ न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अलावा इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ लोकोमेट्री यानी कि जो लोकोमोशन में जो चीज़ हेल्प करता है, और कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोजोम, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो क्रोमोजोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इस पैरे का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो किस किस जगह पे पाए जाते हैं, ये किस तरह का होता है, तो उसके बारे में है। इसके आगे देखो कि ऑल यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, तो देखो बच्चों, इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी ऐसा नहीं है कि प्रोटिस्टा का जो सेल है वो सेम होगा प्लांटी के जैसा, प्लांटी का सेल एनिमिलिया के जैसा, यानी कि ये सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। देखो, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेजेस सेल वॉल। फॉर्मर मतलब कि जो पहला वाला है, यानी कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर्मर आर यानी कि जो पहला वाला प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा जो एनिमल सेल होता है हैव सेंट्रियोल, इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। जितने भी प्लांट सेल है उन सबके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, तो देखो ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ये सेल है, तो ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखो यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैक्यूल्स मेन है जो कि प्लांट सेल में होता है, यहाँ पे देख लो प्लांट सेल के अंदर ये चीज़ पाया जाता है। इसके अंदर तुमको क्लोरोप्लास्ट देखो मिल जाएगा देखने के लिए, ये दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में अभी तुमको वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये सबसे बड़ा हो गया। इसके अलावा देखो सेल वॉल इसी के अंदर सिर्फ है, ये जो बाहर में देख रहे हो ना, ये तो ये इसके अंदर है, जबकि वो एनिमल सेल में नहीं होता है। ये देखो ये है एक एनिमल सेल। बच्चों, इसका ये जो डायग्राम है इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पुराना ही वाला डायग्राम है, नई वाला एनसीईआरटी में भी। तो आप इस डायग्राम को डिट्टो ऐसे ही रट जाओ, भूलना नहीं इसको। और देखो यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल, ये मैंने बोला था ना, सेंट्रियोल पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। देखो यहाँ पे सेल वॉल कहीं पे नहीं है, तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी एज डिट्टो तुमको रट जाना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, मैंने जो फर्स्ट वीडियो जो अपलोड की है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, जो मेरे प्लेलिस्ट पे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सेल का वो मिल जाएगा वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसके बाद ही सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अच्छे से समझा। ये कब आया था ये क्वेश्चन, बस ये लाइन डिट्टो उठा करके नीट में पता नहीं कितनी बार पूछा गया, मुझे तो याद भी नहीं है।
कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कब पूरी तरह से हम लोगों ने समझा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब 1950 में जब आया, उसके बाद हम लोगों ने इसका पूरी तरह से स्टडी किया। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल स्टडी है, स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी, यानी कि जो ह्यूमन ब्लड सेल जो होता है आरबीसी जिसको बोलते हैं, अनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो ह्यूमन आरबीसी, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया ना, तो ये आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन था उसका मतलब साइंटिस्ट ने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका डिड्यूस किया कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। दिस स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जब ये स्टडी किया गया तो पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो चीज़ से मेनली मिलकर के बना होता है, एक होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, इसमें जो मेजर लिपिड्स होते हैं, लिपिड का तो है लेकिन इसमें मेजर लिपिड क्या होता है? तो फॉस्फोलिपिड, डेट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, वो बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। Also the lipid are arranged within membrane with the polar head towards outer side, जबकि हाइड्रोफोबिक मतलब जो टेल होता है वो इनर साइड में होता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हो जाएगा एक फॉस्फोलिपिड, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड, ये तीसरा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये मान लो एक हो गया फॉस्फोलिपिड, दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा, ऐसे करके इधर भी हो जाएगा, एक ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। तो टेल देखो यहाँ पे अंदर की तरफ है ना, ये अगर लिपिड बाई लेयर, ये एक लेयर हो गया, ये दो लेयर, तो लिपिड बाई लेयर दो लेयर हो गया। इसका जो हाइड्रोफिलिक टेल है, हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो अंदर है और हाइड्रोफोबिक फिलिक जो हेड है वो बाहर की तरफ है। तो यही स्केल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये इस लाइन का यही मतलब हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखो द ऑल्सो लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर, हाँ देखो इन आउटसाइड, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो इनसाइड। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। यानी कि बाहर में, जाहिर सी बात है सेल है तो सेल के बाहर में पानी होगा, तो वो पानी से लिपिड जो होता है ना उसका और पानी का 36 का आंकड़ा चलता है। अगर कहीं पे लिपिड है और वहीं पे पानी भी है तो ये दोनों एक दूसरे से भागते हैं। तुमने ये देखा होगा, पानी के ऊपर अगर तुम तेल डाल दो तो दोनों कभी मिल नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो वही चीज़ है कि एक लिपिड सेल है तो सेल के बाहर में पानी रहता है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, एक्वस मिनरल से बचने के लिए वो लोग ऐसा करता है। मतलब लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेंट कोलेस्ट्रॉल। देखो बच्चों, इस ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसको मिस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और ऑप्शन में तुम्हारा रहेगा कि लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और ऑल ऑफ द एबव, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स नन। तो इस लास्ट वाला जो नन होगा वो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है हमारा लिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में। The biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है कंसिडरली इन डिफरेंट सेल टाइप, वो अलग अलग टाइप का होता है। इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के अंदर जो होता है वो मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी के अंदर जो मतलब रेशियो होता है वो 52% प्रोटीन होता है, जबकि 40% लिपिड होता है। 52 और 40 का रेशियो है। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इस डेटा को तुम याद रखना कि जो प्रोटीन का रेशियो है, प्रोटीन और लिपिड का, तो प्रोटीन होता है 52% जबकि लिपिड होता है 40%। तो ये बात भूलना नहीं, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एंड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, किस बेसिस पे? तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है, द पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर लाई करता है। और वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पार्शियली या फुल्ली
यानी पार्शली या टोटली ब्यूरिड इन द सेल इन द मेम्ब्रेन। ये वाला लाइन, बस लाइन को तुमको पकड़ना है, एनसीईआरटी की लाइन नहीं छोड़नी है बच्चों, क्योंकि लाइन से ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो पूरी तरह से अंदर रहता है। देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वही चीज़ है मैंने बताया था ना। देखो हाइड्रोफोबिक हेड जो होता है, हाइड्रोफिलिक हेड बाहर है, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर में है। ये देखो ये जो ये शुगर है यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल है, देखो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल प्रोटीन ये है जो कि बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि धंसा हुआ रहता है, या तो पूरी तरह से नहीं तो पार्शियली, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर तुमको रट जाना है, ये एक भी फिगर भूलना नहीं कि क्या है, ठीक है। और इसके आगे चलो हम बात करते हैं। An improved model of structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। देखो जो सबसे ज़्यादा जो डेवलप मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था? तो 1972 में दिया था, ठीक है। 1972 में दो वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन, उसने दिया था। इसी को मतलब क्या नाम दिया था? तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो उसमें आ जाएगा यूनिट मेम्ब्रेन या फिर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और भी ऑप्शंस रहते हैं। तो तुम्हारा आंसर होगा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। वो जो मैंने अभी फिगर दिखाया ना, ये वाला, रुको मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये वाला जो फिगर है ना, ये यही वाला, मतलब यही वाला स्ट्रक्चर दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मतलब अकॉर्डिंग क्यूशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। देखो क्यूशी फ्लूइड नेचर जो लिपिड का होता है, अनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को अनेबल करता है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, यानी कि पूरे बाइलेयर में प्रोटीन को वो मूवमेंट में हेल्प करता है लिपिड का ये नेचर, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, ठीक है। ये जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर जो मूव करने की ये जो मतलब एबिलिटी है, इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी, इसी को हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल का ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। देखो बच्चों ये वाला इस वाले 3 लाइन से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। मतलब तुम इतना समझ लो कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन ऐसी बाकी नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। तो तुम्हें तो एनसीईआरटी रट जाना है, समझ के, ऑफकोर्स समझ के। तुम मेरी वीडियोस देखो, मैं इसमें हर दिन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियो अपलोड करती हूँ, मतलब पूरी तरह। वो भी कोई पुराना वीडियो नहीं रहता, अभी जो नया वाला एडिशन आया है मैं उससे वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर तुम्हारे पास नई वाली बुक नहीं भी है तो भी अगर तुम सिर्फ मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, तो तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा, तुमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बुक वगैरह इतने लास्ट मोमेंट में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो मैं बार बार सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही हूँ, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी को प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जो मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन देयर आइदर साइड। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and it is called passive transport। कहने का क्या मतलब है इस लाइन का कि many molecules, बहुत सारे ऐसे molecules होते हैं जो briefly मतलब क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन से, जिसके लिए किसी भी तरह का प्रोटीन या किसी भी तरह का एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता। इस तरह के मूवमेंट क्या बोलते हैं? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्यूट में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, मान लो इधर कोई सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, इधर ज़्यादा है, इधर एक कम है, तो इस तरह से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यह हो गया। फिर उसके बाद में मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर किसी सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है तो वो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे हुआ, लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है
बाय डिफ्यूज़न, तो उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न क्या है, उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो देखो बच्चों, मूव डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है डिफ्यूज़न के थ्रू, तो उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जैसे कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकते हैं। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो कैरियर प्रोटीन की, ऑफ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, ए फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लोअर टू हायर कंसंट्रेशन से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जिसके लिए उसको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। वेट, दिस इज लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, सच ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इसी को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो मतलब ये सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सेल वॉल के ऊपर होने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।